बच्चे हमारा चैप्टर यहाँ पे चल रहा था रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर रूरल डेवलपमेंट में एक टॉपिक स्टार्ट हुआ था हमारा जिसका नाम था ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने पढ़ा था कोई भी ऐसी फार्मिंग जो नेचुरल तरीके से की जाती है या विदाउट एनी केमिकल यूज की जाती है उसे क्या बोला जाता है सर? ऑर्गेनिक फार्मिंग बोला जाता है। फिर हमने उसके अंदर पढ़ा था कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, उसको करने के क्या क्या हमारे पास मतलब बेसिकली लिमिटेशंस क्या है, किस तरीके से हम उसे कर सकते हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। अब हमारे सामने लिमिटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कहता है चैलेंजेस बिफोर ऑर्गेनिक फार्मिंग। कहता है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो इसके सामने चैलेंजेस क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज आता है सर यहाँ पे लेस पॉपुलर। ये वाला मेथड जो है सर नॉर्मल मेथड के कंपैरिजन में इसकी पॉपुलैरिटी क्या पाई गई है? काफी कम पाई जाती है। कहता है देयर इज लेस अवेयरनेस अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, इट नीड्स टू बी पॉपुलराइज्ड बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ अ फार्मर to adoption of a new technology. There should also be an appropriate agriculture policy to promote a organic farming. इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए सर? इस तरीके की फार्मिंग को प्रमोट करना चाहिए। फार्मर्स को ये बताना चाहिए कि ये एक तरीके से जैसे आप नए नए टेक्नोलॉजी लेके आते हो ना, उसी तरीके से क्या है, एक तरीके की ये फार्मिंग का टाइप है। अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करोगे तो उसके बेनिफिट्स क्या है आपको अलग से मिलेंगे। फिर आता है सर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस अ प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। देखो सीधा सा लॉजिक है भाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे कोई ध्यान दे नहीं रहा। क्यों? सबको पता है। अच्छा, अगर हम सोचे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा, कोई बताएगा इसका रीजन? कॉस्टली है, टाइम टेकिंग है। सर हमारे देश की जनसंख्या क्या हो रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो यानी कि जो फूड है उसकी डिमांड क्या हो रही है? बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग उसके अपोजिट चलती है सर, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है और कॉस्ट क्या आती है सर? ज्यादा आती है। और इंडिया को किस चीज की नीड है? कॉस्ट कम आए, प्रोडक्शन तेजी से हो। तो दोनों ही चीजें हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग में नहीं मिलती, इसलिए गवर्नमेंट भी ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करती है। लो याइल्ड कंपैरेटिव तो जो दूसरी वाली नॉर्मल फार्मिंग है उसके कंपैरिजन के अंदर बेटा इसकी जो याइल्ड है यानी फसल जो उगती है वो कम उगती है। देखो मैंने आपको बताया जितनी भी आप केमिकलाइज फार्मिंग करते हो उससे क्या होता है, देखो केले हो गए, आम हो गए, अब ये 12 महीने के आइटम्स हो गए आपके लिए, ठीक है ना। 12 महीने फ्रूट अवेलेबल रहता है, क्यों? क्योंकि केमिकल से बनाए जाते हैं, तो इनका प्रोडक्शन भी तेजी से होता है, इनकी ग्रोथ भी क्या होती है? तेजी से होती है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इसी के अंदर जो इसका देखो क्या लिखा है, yield in organic farming is less in the initial year as compared to the modern agriculture farming, and because of this small and marginal farmers find it difficult to adopt to a large scale production। कहता है क्योंकि जो इससे उत्पादन होता था, याइल्ड होता था बेटा, नॉर्मल फार्मिंग के कंपैरिजन में कम होता था, इसीलिए फार्मर्स को क्या लगता था कि इसके अंदर हमें या तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा या ये क्या एक तरीके से टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है हमारे लिए। शॉर्टर फूड लाइफ, द शेल्फ लाइफ इज शॉर्टर इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस एज कंपेयर टू द स्प्रेड प्रोड्यूस। देखो सीधी सी बात है, आज की डेट में बेटा आप जो भी चीजें यूज कर रहे हो, समझ रहे हो, इनका लाइफ स्पेन कैसे बढ़ जाता है। आप मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चे, आज आप ये सोच के चलो आम है या कुछ भी आप यूज करते हो, ठीक है, केले आते हैं, केले आप अगर घर पे लाते हो तो घर पे लाके वो 2 से 3 दिन भी उनकी लाइफ नहीं होती है, खराब हो जाएंगे। लेकिन उनके पास वेयर हाउसेज के अंदर वो हफ्ते हफ्ते पड़े रहते हैं, क्यों? बर्फ, नमक, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, एक और कार्बन कंपाउंड आता है जिसके अंदर इसको मिला के रखा जाता है जिससे कि ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ये केमिकल में रख के इनके लाइफ स्पेन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से देखा है जो ऑर्गेनिक फूड है उसका लाइफ स्पेन बहुत ज्यादा नहीं होता। ये भी एक इसका क्या है, ड्रॉबैक माना गया है। फिर आता है सर लिमिटेड चॉइस ऑफ अ क्रॉप। कहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर आपको करनी है तो आप इसके अंदर हर तरीके की फसल नहीं उगा सकते, इसको उगाने के लिए आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस ही होंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं, देखो अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके फायदे क्या क्या है सर? एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है, प्रोटेक्शन मिलता है, फूड सिक्योरिटी, हाई फार्मर्स इनकम, पॉवर्टी रिडक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट, एनर्जी एफिशिएंसी। चैलेंजेस क्या है सर कि अगर हम ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करते हैं तो उत्पादन क्या होगा सर? कम होगा। लिमिटेशन इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट, रिक्वायरमेंट ऑफ मोर रिसोर्सेज, हमें संसाधनों की आवश्यकता क्या बढ़ेगी सर? ज्यादा बढ़ेगी। अब यहाँ पे ना देखो बेसिकली इस पॉइंट को समझने के लिए हम नीचे आओ, पहले इसको पढ़ते हैं। देखो कहता है व्हाट सेट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग अपार्ट फ्रॉम अ कन्वेंशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कहता है क्या चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग को पुराने या नए मेथड्स के अकॉर्डिंगली अलग करती है। बेसिकली अगर शॉर्ट में क्वेश्चन समझना है हमें सर, जो नॉर्मल फार्मिंग होती है केमिकल वाली और ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्या डिफरेंशिएट करता है इन सब चारों पॉइंट्स के अंदर? क्या करता है बेटा? exclusive use of a chemical, heavy reliance on a pesticide, large scale commercial production, use of synthetical chemical fertilizer and genetically modified organisms। सर सी बचेगा इसके अंदर, ठीक है। क्यों? देखो बेसिकली क्या है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, बी होगा बेटा इसका। क्या?
बी होगा कि सर इसमें केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं किया जाता। कौन सा यूज किया जाता है सर? सिर्फ एक तरीके से नेचुरल तरीके के प्रोडक्ट्स का यूज किया जाएगा इसके अंदर। फिर आता है व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। कहता है जब हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं तो उसके प्राइमरी हमारे को बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं? क्रॉप यील्डिंग हाई होती है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ होती है, रिड्यूस एनवायरमेंट पोल्यूशन, लोअर प्रोडक्शन कॉस्ट। सर सी, एनवायरमेंट पोल्यूशन क्या होता है? इससे कम होता है। ठीक है। व्हाई डज ऑर्गेनिक फार्मिंग फेस चैलेंजेस रिलेटेड टू द इनिशियल यील्ड कंपेयर टू द कन्वेंशनल फार्मिंग। कहता है स्टार्टिंग स्टेज के अंदर इसकी जो उत्पादन होता है वो कम क्यों होता है कंपैरेटिव टू दूसरी फार्मिंग? क्या रीजन है? क्योंकि सर ऑर्गेनिक फार्मिंग रिलाइज ऑन अ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज अ लिमिटेड क्रॉप चॉइस, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज एक्सपेंसिव इनपुट, ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड्स केमिकल फर्टिलाइजर एंड ये सी पॉइंट आएगा सर, क्योंकि इसके अंदर हम किसी भी तरीके का कोई केमिकल यूज नहीं करते। What is the potential drawback of organic produce in comparison to the conventionally grown produce? कहता है स्टार्टिंग के अंदर क्या ड्रॉबैक आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर अगर हम बेटा उसे कंपेयर करते हैं कन्वेंशनल फार्मिंग से? तो डी, शॉर्टर शेल्फ लाइफ। सर उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो क्या होती है? कम होती है, जल्दी खराब हो जाता है। Why is there a need to create a awareness and willingness among farmers regarding the organic farming? कहता है क्यों जरूरी है कि फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस जगाई जाए? To promote the use of chemical, to reduce the environmental pollution, to discourage organic farming, to popularize organic farming practices. डी आएगा सर, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ाने के लिए ये भी हो सकता है, टू रिड्यूस एनवायरमेंटल पोल्यूशन। ठीक है। देखिए बेटा अब आगे यहां पे बेटा आपका चैप्टर क्या हो जाता है? बेसिकली ये फिनिश हो गया। ठीक है। अब इसके नाम बेसिकली क्या है? इसके दो क्वेश्चंस और करेंगे बेटा अब हम। ये मैंने आपको कहे भी थे कि केस स्टडी पढ़ लिया करो, हर चैप्टर की दी हुई है आपको नोट्स के पीछे ही। अब जैसे केस स्टडी बेसिकली है क्या? एक तरीके से अगर हम इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो क्या आता था आपका? एक अनसीन पैसेज। ठीक है, ये काइंड ऑफ अनसीन पैसेज होता है आपका। ठीक है, पैसेज बना हुआ है, इसके बेस पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कहते हैं एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर, पहले मैं ये समझा देता हूँ फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, अपने आप आंसर निकल जाएंगे इसके। ठीक है, यहाँ पे लिखा है बेटा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस मनी लेंडर एंड ट्रेडर एक्सप्लॉइटेड स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर बाय लैंडिंग देम टू अ हाई इंटरेस्ट रेट एंड मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स टू कीप देम इन अ डेब्ट ट्रैप। कहता है उस टाइम पे क्या होता था कि जो मनी लेंडर होते थे वो किसानों को क्या करते थे? एक जाल में फंसाए रखते थे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करके। ठीक है। अब मेजर चेंज अक्योर्ड आफ्टर 1969। 1969 में क्या हुआ था? नेशनलाइज्ड हुए थे बेटा हमारे बैंक। ठीक है। When India adopted a social banking and multi-agencies approach to adequately meet the needs of a rural credit, the institutional structure of the moral banking today consists of a set of multi-agencies institutions, namely commercial banks, regional rural banks, cooperative society, land development banks। ये हमने सारे पढ़े थे, नबार्ड था, एसएचजी ग्रुप्स थे, ये सारा हमने पढ़ा था इसके अंदर। ठीक है। कहते हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू डिस्पेंस एडिकेट क्रेडिट एट अ चीपर रेट। इनका काम क्या होता है बेटा? देखो डिफरेंस क्या है अब तक ऊपर से नीचे। जो पुराने लोग थे, जमींदार वगैरह थे या मनी लेंडर्स थे, ये ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे, उन्हें एक तरीके से जाल में फंसाए रखते थे। लेकिन 1969 के बाद नेशनलाइजेशन हुआ, काफी सारी क्रेडिट फैसिलिटीज आई, गवर्नमेंट बैंक्स आए, कमर्शियल बैंक्स आए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आई, जिन्होंने किसानों की मदद करी और कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करा? इनको एक तरीके से लोन प्रोवाइड कराया। द एसएचजी प्रमोट शिफ्ट इन अ स्मॉल proportion by a minimum contribution from each member from the pooled money. Credit is given to the needy members to be repayable in a small instrument at reasonable interest rate. एक एसएचजी ग्रुप्स बनाए गए, वो ग्रुप्स क्या करते थे बेटा? थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते थे, जो नीडी मेंबर होता था उसको देते थे और इंस्टॉलमेंट में उससे क्या ले लिया करते थे? वापस ले लिया करते थे। By May 2019, nearly 6 crore women in India have become a member in 54 lakh women SHG। कहता है लगभग 6 करोड़ वुमेन्स थी जो कि इतने लाख वुमेन एसएचजी के अंदर क्या बन चुकी थी? मेंबर बन चुकी थी। ₹10 to 15 per SHG as a community investment support fund are provided as a part of renovating fund to take up a self employment for income generation। अब देखो यहाँ पे ना आता है Dash was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of the institution involved in the rural financing system, NABARD।
ठीक है, नबार्ड खोला गया था, नेशनल एग्रीकल्चर रूरल बैंक ऑफ डेवलपमेंट। अब आता है देयर वाज अ harbinger of a major changes in the credit system as it led to the diversification of the portfolio of rural credit towards the production oriented lending। क्या हुआ था इससे? ग्रीन रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, नन ऑफ दिस। गोल्डन रेवोल्यूशन का मतलब था, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में तो हरित क्रांति हुई थी, गोल्डन रेवोल्यूशन में वीट का प्रोडक्शन, देखो गोल्ड किसको बोला जाता है इंडिया के अंदर? वीट को बोला जाता है बेसिकली, ठीक है। तो वीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से हुआ था क्योंकि किसानों को क्या हुआ था बेटा, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे काफी सारा पैसा मिला, जिससे कि उन्होंने प्रोडक्शन क्या किया, बहुत तेजी से इंक्रीज किया। कहते हैं रिसेंटली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैव emerged टू फिल द गैप इन द फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। सच क्रेडिट प्रोविजन आर जनरली रेफर्स टू एज अ मैक्रो क्रेडिट नीड, माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। किसके लिए दिया जाता है ये? माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट का मतलब होता है सर एसएचजी ग्रुप्स छोटे मोटे काम के लिए अपने मेंबर्स को क्या देते हैं? लोन दे देते हैं, जो कि वो किस्तों में उनसे वापस ले लिया करते हैं। नीचे दिया हुआ है बेटा आंसर सारे, ठीक है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ रूरल बैंकिंग टुडे। कहता है इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूशनल पार्ट नहीं है? कमर्शियल बैंक, रीजनल बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, ठीक है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल पार्ट्स हो ही नहीं सकते बेसिकली। इंस्टीट्यूशनल पार्ट्स है कौन से? जो कि गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं और उन्हें गवर्नमेंट क्या करती है, एक तरीके से कंट्रोल करती है, वो इंस्टीट्यूशनल है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है कहते हैं रूरल डेवलपमेंट इज द की इश्यू विद द गवर्नमेंट। कहता है सबसे ज्यादा एक मेन इश्यू है गवर्नमेंट के लिए ग्रामीण विकास करना। विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ अ रूरल एरियाज इंडिया कैन नॉट इंक्रीज इट्स ग्रोथ टू द डिजायर्ड लेवल। कहता है जब तक ग्रामीण इलाके, अच्छा ऐसा क्यों है कि जब तक ग्रामीण इलाके नहीं बढ़ेंगे इंडिया डेवलप नहीं कर पाएगा? रीजन माइग्रेशन होगा, और बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि आज भी भारत की जो मेजर जनसंख्या है लगभग 70% लोग कहां पे रहते हैं सर? गांव में रहते हैं। और वो डेवलप नहीं होंगे तो इसका मतलब इंडिया डेवलप नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है रूरल डेवलपमेंट डज नॉट मीन्स ओनली टू डेवलप इट एग्रीकल्चर मार्केटिंग क्रेडिट बट आल्सो टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन अ रूरल एरिया। कहता है रूरल डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि बेटा सिर्फ वहां का एग्रीकल्चर बढ़ा दिया तो वो रूरल डेवलपमेंट कहलाएगा। रूरल डेवलपमेंट का मतलब है वहां पे एग्रीकल्चर के साथ साथ वहां का एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब कुछ क्या हो, इंक्रीज हो। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी प्रोग्राम्स स्पेशली ऑफ द प्रोविजन ऑफ क्रेडिट एंड मार्केटिंग फैसिलिटी। गवर्नमेंट आए दिन क्या करती है बेटा, बहुत सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती है। द फार्मर्स ऑफन हैव अ शॉर्टेज ऑफ फंड्स, लेकिन उसके बाद भी फार्मर्स के पास क्या रहता है? पैसे की कमी रहती है। फार्मर जनरली गो टू द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स फॉर देयर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन्स। फार्मर्स आमतौर पे कहां पे जाते हैं बेटा? जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। क्यों सर? इजी होता है, दूसरा वहां पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आप जाओगे पैसे के लिए बोलोगे, वो आपसे ब्याज लेके आपको पैसा दे देते हैं। कहता है देयर शॉर्ट टर्म टू हेल्प देम गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोवाइडेड लोन थ्रू अ कमर्शियल बैंक्स एंड अपेक्स बैंक नेम नबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1982। Government is also making effort to improve agriculture marketing by removing the role of intermediaries where farmers can directly sell their produce to the seller without involving any commission agent or a middleman। गवर्नमेंट ने बेटा बहुत सारी क्या बनाई, एक तरीके से सोसाइटी बनाई। अगर सोसाइटी की बात करें, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारी जितनी भी सब्जी मंडियां हैं ये सब क्या है? गवर्नमेंट की बनाई गई है कि जहां पे फार्मर डायरेक्टली आके क्या कर सकता है? अपने सामान को बेच सकता है। कहता है नेम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट। इसमें से नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स कौन सा है? नॉन इंस्टीट्यूशनल, लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर, ट्रेड एंड कमीशन एजेंट्स, ऑल ऑफ द अबव है। नबार्ड कब आया सर? 1982 में। नॉन फार्म एक्टिविटीज आर प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर। कहता है जो नॉन फार्म एक्टिविटीज थी, नॉन फार्म एक्टिविटीज में क्या आता है? फिशरीज, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्रीज, डेयरी फार्मिंग, यानी जैसे किसानों का काम हुए थे ना, हमने देखे थे, पशुपालन करना, डेयरी फार्मिंग करना, हॉर्टिकल्चर, ये सब कुछ आता है। ऐसा क्यों करती थी गवर्नमेंट? रेगुलर इनकम ऑफ द फार्मर, एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, रिड्यूसिंग प्रेशर ऑन द लैंड, ऑल ऑफ द सारे के सारे कारण थे। गवर्नमेंट चाहती थी कि उनका एक इनकम सोर्स परमानेंट बन जाए, जो जरूरत से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में वो बाहर निकल के कुछ और काम करें, ठीक है, और रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन, खत्म भैया यहाँ पे आपका, ठीक है।